Hi guys, welcome to Concept Clarity. Here we will focus on concepts so your marks will follow. अब सबसे पहली चीज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? ठीक है, हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में। दो फंडामेंटल फोर्सेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा है पार्ट 2 में। तो जो लोग फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं वीडियो, एक बार पार्ट 2 जरूर देख लें, अदरवाइज ये वीडियो उनको ठीक से समझ में नहीं आएगा। सेकंड हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स का क्या रिलेशन है बाकी साइंस के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है वीडियो में आज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। देखिए, ये होता है, मान लो आपका न्यूक्लियस, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? एक तो प्रोटॉन है आपका, दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन है। और यहाँ पे क्या होता है? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है आपका इधर न्यूक्लियस के अराउंड। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? हमने पार्ट 2 में पढ़ा है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। कहाँ काम करता है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। अब देखते हैं कैसे होता है ये। फिर से न्यूक्लियस लेते हैं, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस, अब ये आया कैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि यहाँ तो प्रोटॉन है, ये रहा प्रोटॉन, ये रहा प्रोटॉन, ये रहा प्रोटॉन, ये रहा प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन भी है। अब ये हमें पता है कि इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे। ये भी सब आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। बट यहाँ भी है, रिपेल हो रहा है सब जगह। बट हमने देखा तो कायदे से तो लॉजिक के हिसाब से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, रिपेल कर रहा है, लाइक चार्ज है, तो इन्हें क्या होना चाहिए था? ये न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए था, ये सब इधर उधर भाग जाना चाहिए था। ठीक है, ये इतना दूर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता? पूरा ब्रेक हो जाता, ब्रेक डाउन हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, जो रिपेलिंग फोर्स है, इसको इससे भी ज्यादा ताकतवर है, इससे भी ज्यादा पावरफुल है, और इन पॉजिटिव पॉजिटिव को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, खाली इन्हें ही नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को भी आपस में इसने जोड़ा हुआ है। तो ऐसा कौन सा फोर्स है? वो फोर्स है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं फिर रिपीट कर देता हूं। ये देखिए, ये आपस में रिपेल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो अब कोई ना कोई फोर्स हमें चाहिए जो इस रिपेलिंग फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, ज़्यादा पावरफुल हो, तभी ये न्यूक्लियस में अंदर रह पाएंगे। अदरवाइज ये सब बाहर निकल जाएंगे तोड़ के। तो वो फोर्स, जिस फोर्स ने इन तीनों को जोड़ा हुआ है, वो फोर्स जिस फोर्स ने इसको बाइंड करके रखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और खाली ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में नहीं होता, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है, ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है। जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं, रेड कलर का प्रोटॉन है, ग्रे कलर का यहाँ पे न्यूट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी है, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी है, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी है, सारे पार्टिकल्स के बीच में है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेनली ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को बाइंड कर रखता है, पार्टिकल्स को जोड़ के रखता है, तो मेनली अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर इसकी, और ये किस रेंज में काम करता है? ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है, ये न्यूक्लियस के बाहर नहीं काम करता। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इस पे ये फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही है। इसकी रेंज काफी स्मॉल होती है, 10⁻⁻15 मीटर है। ठीक है, उसके बाद ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, जो मैंने आपको बता दिया है। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये
ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है, तो ये चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। क्या ये, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था, वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है लास्ट फोर्स, ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स हमेशा नहीं प्रेजेंट होता, ये सिर्फ और सिर्फ तभी प्रेजेंट होगा जब कुछ ना कुछ एक बीटा डीके होता है। कब होता है ये बीटा डीके? एक तरीके से जब ये रेडियो एक्टिविटी होती है तब ये मेनली आपको दिखाई देगा, तभी आपको इसका प्रेजेंस समझ में आएगा, अदरवाइज ये नहीं होता। सिर्फ बीटा डीके के टाइम पे ही ज़्यादातर ये प्रेजेंट होता है। इसकी रेंज भी बहुत कम है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही इसकी रेंज है। तो जैसे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की थी। ठीक है, अच्छा इसके नाम पे मत जाइएगा, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जरूर है लेकिन फिर भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या ये वीकर है। ठीक है, और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, एक थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको एक चीज़ इसके बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा जो बाकी हमारे तीनों फोर्सेज हैं, ठीक है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो हमने अभी पढ़ा है, ये तीनों कहीं ना कहीं क्या हैं, बाइंडिंग फोर्सेज हैं। क्या हैं? ये तीनों बाइंडिंग फोर्सेज हैं। ग्रेविटेशनल कैसे बाइंडिंग है? ये प्लैनेट्स को बाइंड करके रखता है अराउंड द सन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे है? ये इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस से, और एटम्स को बाइंड करके रखता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो ये भी बाइंडिंग फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसे है बाइंडिंग? ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सबको बाइंड कर रखता है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये तीनों फोर्स हमारे बाइंडिंग है। बट ये वाला जो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये क्या है? ये बाइंडिंग नहीं है, ये क्या है, एक तरीके से स्प्लिटिंग फोर्स है, ये तोड़ता है न्यूक्लियस को। ठीक है, ये एक तरीके का स्प्लिटिंग फोर्स है। ठीक है, इसको डिकेइंग फोर्स भी बोल सकते हो आप। ये क्या करता है, ब्रेक करता है, ये स्प्लिटिंग फोर्स है। बाकी तीनों फोर्सेस क्या थे, बाइंडिंग फोर्स थे। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने आपको ये आप देख सकते हैं, इसमें फिगर में मैंने आपको बताया था बीटा डीके के टाइम पे होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और एंटी न्यूट्रोनो में। एंटी न्यूट्रोनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, उसका जीरो रेस्ट मास है, और मेनली ये फोर्स देखा गया इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स देखा गया इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में, जब ये बीटा डीके हुआ तो ये कन्वर्जन हुआ न्यूट्रॉन का इन तीन पार्टिकल्स में। तो ये था वीक न्यूक्लियर फोर्स। फाइनली आते हैं, इस पे देख सकते हैं आप कि मैंने थोड़ा सा एक पिक्चर डाला है यहाँ पे, एक एनालिसिस करने के लिए चारों फोर्स का आपस में। सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वीकेस्ट ग्रेविटी है। स्ट्रेंथ का कंपैरिजन देख सकते हो आप, ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ का कंपैरिजन यहाँ पे आपको दिख रहा है, बहुत वीक है ग्रेविटी इनके कंपैरिजन में। रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की मैंने बताया आपको, इसका मेनली बहुत न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इनफाइनाइट है, ग्रेविटी की भी इनफाइनाइट है, और इसकी सबसे कम इसी की है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसका भी आप देख सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एनालिसिस है, कंपैरिजन है सारे फोर्सेस का आपस में, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। फाइनली कि फिजिक्स का रिलेशन क्या है बाकी सारे साइंस के साथ। देखिए फिजिक्स को बोला जाता है कि फिजिक्स इज द बेसिस ऑफ रेस्ट ऑल साइंस। फिजिक्स बेसिस है बाकी सारी साइंस का। कैसे है अभी देखते हैं। केमिस्ट्री में क्या इसका फिजिक्स का रिलेशन है, ये जितना भी हम पढ़ते हैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारा कैसे पढ़ा, फिजिक्स के थ्रू ही पढ़ा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें मालूम पड़ा, रेडियो एक्टिविटी के बारे में मालूम पड़ा, तो इससे क्या हुआ, जो पीरियोडिक टेबल है आपका केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, उसमें बहुत हेल्प मिली। ठीक है, बहुत और भी कुछ हुआ है, मैं सिर्फ आपको एक जनरल एग्जांपल दिया कि पीरियोडिक टेबल में काफ़ी हेल्प मिली है हमें, क्योंकि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझा है, रेडियो एक्टिविटी को समझा है विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। तो ये तो है केमिस्ट्री के साथ रिलेशन। बायो में तो बहुत ही सिंपल है, आप हम डेली लाइफ में भी देख सकते हो, एमआरआई आप कराने जाते हो, यहाँ पे मैग्नेट का रोल है, एक्सरे मशीन्स जो हैं आपकी, और ये जितना भी आप सेल्स को, हम डीएनए को, इन सबको स्टडी करते हैं ये बायो में, वो सब किसकी वजह से है, ये माइक्रोस्कोप की वजह से। माइक्रोस्कोप कहाँ से आ रहा है, ये आपका फिजिक्स का है कॉन्सेप्ट। फिर आता है आपका एस्ट्रोनॉमी,
एस्ट्रोनॉमी में मतलब हम क्या करते हैं, प्लैनेट्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ते किससे हैं? टेलीस्कोप से पढ़ते हैं। टेलीस्कोप कहाँ से आता है? फिर टेलीस्कोप फिजिक्स से आ रहा है। ठीक है। फिर आता है मैथ्स। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ आपको, मैथ्स मैथ्स को बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ नेचर, या एक तरीके से लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स भी बोल सकते हो आप। ठीक है। तो मैथ्स के बिना आप नहीं समझ पाओगे। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड होता है, मास पे डिपेंडेंट है, रेडियस पे डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे मैथ्स नहीं हो तो आप समझा ही नहीं पाओगे किसी को कितना डिपेंडेंट है, क्या डिपेंडेंट है। तो ये जब आपने मैथ्स लगाई है, आपने मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया, तभी आपको ये समझ में आया ना। आप समझा पाओगे किसी को, सीधा फॉर्मूला से आपने बता दिया कि ये इस पे डिपेंडेंट है। तो जब तक फॉर्मूला नहीं होगा आप कैसे समझाओगे किसी को, कैसे बताओगे किसी को कि इतना मास कर लो तो इतना फोर्स हो जाएगा, उनके बीच में डिस्टेंस इतना कर लो तो ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये जो आपने बनाया, ये सब क्या है? विद द हेल्प ऑफ मैथ्स ही तो बनाया आपने। तो जब तक ये नहीं होगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं होगी, हम फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। तो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, लैंग्वेज ऑफ नेचर, वो क्या है? मैथ्स। मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना मैथ्स के आप फिजिक्स में नहीं आगे बढ़ सकते। ठीक है। तो ये काफ़ी डीप रिलेशन है फिजिक्स और मैथ्स का। लास्ट है हमारा, अगर हम देखें बाकी साइंसेस के साथ कैसे रिलेशन है, जैसे जियोलॉजी क्या होती है? जियोलॉजी होती है एक तरीके से ज्योग्राफी के टर्म्स में समझ लीजिए, इजी वे में बताऊं तो ये अर्थ साइंस, अर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं कि अर्थ का मटेरियल कि अर्थ किस चीज़ से बना हुआ है, अर्थ के कोर में क्या है, अर्थ का रॉक्स के बारे में, वॉल्केनोस के बारे में, ये जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अर्थ का, वो जियोलॉजी में आता है। इसमें भी पूरा फिजिक्स यूज होती है। मीटरोलॉजी क्या है? आपका क्लाइमेट और ये जो वेदर से रिलेटेड है सारा। ठीक है। तो ये वाली जो साइंस है क्लाइमेट वेदर वाली, इसमें भी आपका पूरा फिजिक्स यूज हो रहा है। फिर ये आपका सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी कौन सी है? जिसमें अर्थक्वेक वगैरह होता है। अर्थक्वेक वगैरह आप किससे पढ़ते हो? जितने भी अर्थक्वेक के बारे में आप एनालिसिस करते हो, जो आपकी मशीन्स हैं, वो सारी क्या हैं? फिजिक्स पे बेस्ड हैं। ओशनोग्राफी क्या है? ये ओशंस के बारे में स्टडी करना, समुद्र के बारे में, सी के बारे में, ठीक है। ये सब कहाँ से स्टडी करोगे? इसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? फिजिक्स पे बेस्ड है। तो अगर आप देखेंगे मोटा मोटा कि सारे के सारे जितने भी मैंने आपको बताया है, वही चीज़ मैंने पहले बोली थी कि सारे सब्जेक्ट्स का जो बेसिस है दैट इज फिजिक्स। बिना फिजिक्स के आप नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकते। ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट करिए लाइक बटन पे, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज सबके बीच में पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।